सपोज कर लें बेटा हमारा जो आर्टिकल है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमारे पास एक प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को हमने कंसिडर किया हुआ है और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है किसी भी पोटेंशियल सोर्स वी के साथ। अब पोटेंशियल सोर्स वी के साथ जब मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का जो एरिया है वो कैपिटल ए है और दीज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डी कह देता हूँ। हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैथमेटिकली अगर मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज, जैसे कि हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला, हमें ये बात पता है एज वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए का। लास्ट टाइम आपने बेटे पढ़ी थी ये चीज़ के फर्स्ट ईयर के अंदर, कि मैं इस बात को कोड कर देता हूँ यहाँ पे, एज वी नो डैट, जो हमारे पास फार्मूला था बेटा, ये फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला था माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई डी। इसको आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। अब हमारे पास जो रिलेशन है, जो फार्मूला है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारी बुक में डेरिवेशन नहीं है लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे कि फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो है E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर E इज द, इसको आप कह दें कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड यहाँ पे जो आपका सिग्मा है ये हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड यहाँ पे जो आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो सिग्मा है इसको बेशक आप नाम दे दीजिएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, एज सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट फार्मूला आप अपने याद रखना है, वो होता है Q डिवाइडेड बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, किसी एरिया में किस तरह के चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है उसके बारे में हमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रहा होता है। आप इस वैल्यू को पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, तो मैं ये लिख सकता हूँ बात कुछ इस तरह से, E इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिनोमिनेटर में आके एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा Q डिवाइडेड बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे दें आप कोई सा भी, इक्वेशन नंबर 3 का। एस हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू था V डिवाइडेड बाई डी, इसको आपने नाम दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 1 का। आप क्या करें, कंपेयरिंग कर लें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, वी गेट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, V डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से आप v की वैल्यू निकालें और d को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारे पास फार्मूला v का बन गया है, इक्वेशन ए में आपने ये लिखा हुआ था कि c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो उस वहाँ पे इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू को पुट करें ज़रा, तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको लिख दीजिएगा कि इस वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो नॉमिनेटर में q है और v का हमारे पास फार्मूला बना था क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो q से कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट टर्म पूरी की पूरी नॉमिनेटर में चली जाएगी, तो c इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मींस कि यहाँ पे वैक्यूम है। यहीं से बेटा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 सबसे पहला तो आपके पास ये बन जाता है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नंबर 2 वो डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एंड थर्ड वन इज द परमिटिविटी, या आप इसको इस तरह लिख लें, परमिटिविटी की बजाय आप लिख लें मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब यहां पे जो आपने लिखी हुई है बात, ये वैक्यूम के अंदर, इसका मतलब है कि देयर इज नो मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो इन वैक्यूम हमारे पास जो फार्मूला आया है, मैं इसको लिखूंगा सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम के अंदर आया। अब अगर हमारे पास मीडियम कोई प्लेस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सम मीडियम, मीन्स का आपने क्या कहा कि मेरे पास ये दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर थे, पहले इन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था, आपका सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम था। आपने ये कहा कि भाई अब मैं इन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ। इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया हुआ है ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो आपने प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान प्लेस कर दिया है। अब आप देखना चाहते हैं कि अच्छा इन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान अगर मैंने मीडियम प्लेस कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इन केस ऑफ द मीडियम मैं लिखूंगा सी मीडियम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय आपका आ जाता है डी। इसको नाम दे दें आप, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर बी का, वेयर एप्सिलॉन मीडियम हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। ये बात आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कूलम लॉ जब पढ़ा था उसमें आपने कूलम लॉ को वैक्यूम के अंदर लिखा था और कूलम लॉ को मीडियम के अंदर लिखा हुआ था। तो जब मीडियम के अंदर आप लिख रहे थे उसको, उसकी एक्सप्रेशन में ये बात आपने लिखी हुई थी। आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर बी, वी गेट, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी मीडियम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, मैं लिखूंगा सी मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, आप कॉमन बाहर ले लीजिएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें।
अब ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, ये बराबर है किसके? सी वैक्यूम के बराबर है। तो ये बात इस तरह से लिख सकता हूँ कि सी मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इन टू क्या बनेगा? सी वैक्यूम बन जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन फॉर the capacitance of the parallel plate capacitor in case of the medium। यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है? मैं यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, रिजल्ट ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि जब मैं कोई भी मीडियम प्लेस करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम between the plates of capacitor, then जो capacitance है it increases by epsilon r times। एप्सिलॉन आर टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज होता है मैं आपको ये एक क्वेश्चन से ये बात समझा दूंगा ताकि उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे जो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम किसी भी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेट से कह देता हूँ कि किसी मीडियम से भी, ऑयल है, टेफलॉन का ऑयल है, या आपके पास वाटर है, इस तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि आपने लिखा हुआ था, रिलेशन लिखा हुआ था, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। एस सी मीडियम आपने लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर इनटू आपने लिखा हुआ है सी वैक्यूम। अगर मैं एप्सिलॉन आर को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज़ द रेशियो बिटवीन सी मीडियम टू द सी वैक्यूम। यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो डेफिनेशन बेटे क्या होगी? आप लिख सकते हैं कि जो आपने लिखा हुआ एप्सिलॉन आर को, वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है रिलेटिव परमिटिविटी को, यानी वो इंडिकेट करता है किसको? रिलेटिव परमिटिविटी को। तो व्हाट इज मीन बाय द रिलेटिव परमिटिविटी? आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर in medium to the capacitance of a capacitor in vacuum। और याद रखें चूंकि रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज है तो ये एमसीक्यू में आता है। इट हैज़ नो डायमेंशन और साथ में इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास इस कंक्लूजन इसका ड्रॉ होता है। अब जो मैंने बात की कि मैं क्वेश्चन के ज़रिए से आपको समझाऊंगा। सपोज कर लें इफ़ द सी वैक्यूम इज लेट्स से 5 फैरेड, एप्सिलॉन आर आपने पुट कर दिया 2 का, तो फिर आपसे पूछता है कि बताएं कि मीडियम के केस में क्या इसका आंसर होगा। तो आपको पता है कि सी मीडियम जो होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन आर इनटू सी वैक्यूम के। सी मीडियम मैंने फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन आर कितना था? 2 और सी वैक्यूम कितना हो गया? 5। तो आपका मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस है वो 10 फैरेड के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ना, वैक्यूम में आपके पास था कितना? 5 फैरेड, लेकिन मीडियम के प्रेजेंस में आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है। वो आपके पास क्या बन गई? 10 फैरेड बन गई। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो एमसीक्यूज के शेप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो आपसे पूछेगा, मैं एक एमसीक्यू की फॉर्म में करवा देता हूं आपको। इफ एरिया ऑफ द प्लेट्स of the capacitor is
halved area of the plates of the capacitor is, चलिए let's say मैं कहता हूँ double, and separation between the plates is halved, then the capacitance will be, आपसे पूछा जाएगा 4 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज, 2 टाइम इंक्रीज, एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। बड़ा आसान सा सवाल। C1 कह दें आप उसको बेशक, A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। C2 कह दें आप A2 एप्सिलॉन नॉट ओवर D2, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2 कह दें आप। अब कंडीशन जो गिवन है वो आप लिख लें। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा था एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को डबल कर दे। लेट A2 को मैं 2 टाइम बढ़ा रहा हूँ किसके मुकाबले में, A1 के मुकाबले में। एंड सेकंड क्या था, सेपरेशन को हाफ कर दें। D2 को मैं हाफ कर रहा हूँ D1 के मुकाबले में। आप इन कंडीशन को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, तो क्या आंसर बनेगा, ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से कि C2 इज इक्वल्स टू A2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2A1, एप्सिलॉन नॉट को छेड़ नहीं रहा वो सेम है, और D2 की जगह मैं क्या लिखूंगा D1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 आपका नॉमिनेटर में आ जाएगा, तो बनेगा C2 इज इक्वल्स टू 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये बराबर है किसके, C1 के। सो C2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4C1। इट मीन्स कि जो C है इट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, सो 4 टाइम्स इंक्रीज, सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट।